आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल फिलिस्तीन, इसके साथ साथ ईरान और अमेरिका की, पूरे मिडिल ईस्ट की कई बड़ी अपडेट्स हैं जो लेकर के हाजिर हुआ हूं और उस पर चर्चा भी करूंगा। सबसे अहम और बड़ी खबर ये आ रही है, देखिए इस वक्त की बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है और इसमें क्या सदाकत है ये भी देखना पड़ेगा। खबर ये आ रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की अहलिया हयात हैं, वो जिंदा हैं। ये खबर आ रही है, आप देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त की, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आ रही है। यहाँ ये खबर देख सकते हैं, इसे TV9 भारतवर्ष ने भी चलाया है और ईरानी मीडिया और IRGC के हवाले से ये खबर चलाई गई है। तो आप देखिए एक के बाद एक मैं आपको बताऊंगा। तो क्या अब ये भी माना जाए कि बहुत मुमकिन है कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब भी है जो है हयात हो, वो भी जिंदा हो? क्योंकि आप ये देखिए इनके बारे में, जो आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई हैं, उनकी अहलिया के सिलसिले में, उनकी पत्नी के सिलसिले में ये कहा गया था कि उनका कत्ल कर दिया गया है, वो मार दी गई हैं। उनके साथ दामाद और जो उनकी नवासी है, वो बेटी, इन सब का कत्ल कर दिया गया है। लेकिन अब ये खबर आ रही है, तो इसे क्या माना जाए? यहाँ अपने आप में ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, बड़ी अहम खबर यहाँ पे ये देखने को मिल रही है और मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखिए ये लिखा गया है, ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की पत्नी मंसूरा खोजास्ते की इजराइल अमेरिका के हमलों में जख्मी होने के बाद मौत की खबर सामने आई थी। हालांकि अब IRGC के एक जो उनका मुखपत्र है, जी हाँ, जो उनके इन खबरों का खंडन कर दिया है और इसका चौंका देने वाली खबर दी है। जी हाँ, IRGC के फारस न्यूज ने गुरुवार को यानी आज बताया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की अहलिया जो यहाँ पे वो जिंदा हैं और उनकी जो कत्ल की खबर थी वो गलत थी, वो हयात है। ये रिपोर्ट तब आई जब दिन में पहले नए सर्वोच्च नेता यानी मुश्तबा खामनाई ने अपने पहले बयान में अपनी वालदा की मौत का जिक्र नहीं किया, जिससे सवाल उठे। खामनाई के कत्ल के बाद के दिनों में कई सरकारी मीडिया आउटलेट्स ने खबरें दी थी कि उनकी पत्नी का भी कत्ल कर दिया गया है, उनको भी मार दिया गया है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये जो खबर आई है ये बहुत ही चौंकाने वाली है। यहाँ पे देखिए आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की पत्नी वाइफ जो है वो, उनका जन्म ईरान के एक बहुत ही धार्मिक और कदामत परस्त, ये कह लें, जैसा कि लोग कहते हैं, परिवार में हुआ था। उनके पिता ईरान के एक जाने माने कारोबारी थे। साल 1964 में उनकी शादी सैयद अली खामनाई के साथ हुई थी। उस वक्त खामनाई सिर्फ एक युवा धर्म गुरु हुआ करते थे। ये आप देखिए यहाँ पे ये बड़ी खबर आई है और आज फिर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के हवाले से खबर आई है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि उन्होंने कहा है जो सुप्रीम लीडर बनाए गए हैं, जो बेटे हैं आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई, उन्होंने कहा है कि हमने अपने वालिद साहब के जसदे खाकी को आज देखा है। लेकिन जिस तरह से आप देखिए एक के बाद एक, आपको याद होगा इसी तरह से कई चेहरे जिनके बारे में कहा गया था कि उनका कत्ल हो गया है। अहमदीनेजाद जो साबिक सदर थे ईरान के, जो प्रेसिडेंट थे ईरान के, उनके बारे में भी ये कहा गया था कि वो मार दिए गए, उनका कत्ल कर दिया गया। लेकिन 3 दिन बाद वो फिर बरामद हो गए, फिर वो सामने आ गए। तो आखिर ऐसा क्यों किया गया? इसकी वजह क्या है? ऐसा क्यों कहा गया? क्या ये छिपाया गया ताकि हमला न किया जा सके?
क्या रुपोश किया गया? ये क्यों? क्या ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको बताया जाए और फिर अटैक हो जाए? माफी चाहता हूं, लेकिन ये आप देखिए यहां पे बड़ी खबर ये आई है और मैं आज आपको बताता हूं। यहाँ पे बहुत बड़ी ये खबर अपने आप में ये आई है कि जो आयतुल्ला सैयद अली खामनाई साहब की अहलिया हयात है, और मैं समझता हूं अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। क्योंकि आज जो नए मुंतखब आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई, आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई, जिन्होंने आज पहली बार अपना बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया है, अपना बयान जारी किया है, मैं वो भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और बहुत बड़ा बयान जारी किया है। लोग ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने अपना बयान जारी किया तो उन्होंने अपने वालिदे मोहतरम का तो जिक्र किया, लेकिन अपनी वालदा का जिक्र नहीं किया कि उनकी मौत हुई है। लेकिन क्या इसमें भी कोई मसलहत हो सकती है? क्या ये कहा जाए, क्योंकि कयास आरियाइयां अब भी हैं, कि बहुत मुमकिन है कि आयतुल्ला सैयद अली खामनाई भी जिंदा हों, ये भी कहा जा रहा है। तो क्या उन्हें जानबूझ करके पर्दे में रखा जा रहा है, उन्हें छिपा के रखा जा रहा है, और ये नई जिम्मेदारी, नई लीडरशिप नए लीडर को दे दी, जवां बाजू में दे दी है, ये माना जाए? तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो है कहां? आयतुल्ला सैयद अली खामनाई अगर हयात है तो है कहां? और अगर उनका जसद खाकी है तो वो कहां है? अगर आज जो नए लीडर गए, जो आयतुल्ला, यहां पे आप देखिए आयतुल्ला जो गए मुश्तबा खामनाई, तो उनकी तस्वीर आखिर साथ में क्यों नहीं जारी की गई? तस्वीर क्यों नहीं रिलीज की गई? ये एक बड़ा सवाल यहां पे दरपेश है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो नए सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उन्होंने जो बयान जारी किया है वो बहुत बड़ा बयान जारी किया है, बहुत अहम बयान जारी किया है। और उन्होंने अपने बयान में जो कहा है वो काबिले समाअत है, वो सुनने से ताल्लुक रखता है। क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा। उन्होंने कहा है हर मौत का बदला लेगा ईरान, हर मौत का बदला लेगा ईरान। ये उन्होंने कहा है अमेरिका इजराइल को। मुश्तबा खामनाई ने दो टूक लहजे में ये कहा है कि जिन लोगों की मौत हुई है, जिन लोगों का कत्ल किया गया है, उनका बदला लिया जाएगा। ये आप देखिए, ये साफ साफ उन्होंने कह दिया। कल मैंने आपको बताया था कि मुश्तबा खामनाई का एक बयान जो दुश्मनों के लिए बहुत ही खतरनाक मालूम दे रहा है, बहुत ही खतरनाक मालूम दे रहा है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि जिन्हें बात करनी आती थी, जिनसे आप बात कर लेते थे, यानी वो बात कर रहे थे आयतुल्ला सैयद अली खामनाई की, कहा उन्हें तो आपने शहीद कर दिया, मार दिया, मैं तो सिर्फ हथियारों की जबान जानता हूं, यानी मैं सिर्फ जंग करना जानता हूं। अगर तुम हमें मारोगे तो हम तुम्हें मारेंगे, तुम हमारे बैंक पे हमला करोगे तो हम तुम्हारे बैंकों पे हमला करेंगे, तुम हमारे ऑयल टैंकर पे हमला करोगे तो हम तुम्हारे ऑयल टैंकर पे हमला करेंगे, तुम हमारे आम लोगों पे हमला करोगे तो हम तुम्हारे आम लोगों पे हमला करेंगे। ये तो नहीं कहा। लेकिन लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? अब जंग चुकी इतनी फैल गई है, इतनी ब्रॉड हो गई है। एक एक बयान मैं आपको सुनाता हूं कि आखिर आयतुल्ला सैयद अली खामनाई के बेटे और सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आयतुल्ला मोहम्मद मुश्तबा खामनाई का बयान है क्या? ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने अमेरिका और इजराइल को अपने तेवर दिखा दिए। उन्होंने तो टूक लहजे में कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा, नहीं खुलेगा, बंद रहेगा। ईरान हर मौत का बदला लेगा, हम किसी की शहादत को नहीं भूलेंगे, ईरान के लोगों के खून का बदला लेंगे, हम हर बच्चे की मौत का बदला लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने पड़ोसी देशों से कहा है कि वो
अपनी जमीन से अमेरिका को हटाएं, अपनी जमीन से अमेरिका को हटा दें। ये मुश्तबा खामनेई नए सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, उन्होंने कहा है हम मिडिल ईस्ट में सभी यूएस बेस पर हमला करेंगे। ये उन्होंने साफ कहा है। यहाँ पे मुश्तबा खामनेई का बयान देखिए, बहुत बड़ा बयान है, बहुत अहम बयान है। लोग मुंतजिर थे, लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर सुप्रीम लीडर का बयान कब आएगा। मुश्तबा खामनेई ने कहा हम अपने शहीदों, खासकर मिनाब के शहीदों के खून का बदला जरूर लेंगे। यहाँ पे देखिए, मिनाब वो स्कूल है जहां पे 170 बच्चियां जेरे तालीम थी और उन पे हमला किया गया और उसमें करीब 160 से 165 बच्चियों की मौत हो गई। 160 से 165 बच्चियों की मौत हो गई। इस दौरान आयतुल्ला मुश्तबा खामनेई ने कहा कि ईरानी सेना की तारीफ भी की उन्होंने कहा ईरानी फौज मजबूती से अपने मुल्क की हिफाजत कर रही है, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए खड़ी हुई है और दुश्मनों के हमलों का जवाब दे रही, डट कर जवाब दे रही। यानी आज उन्होंने अपने फौज की हौसला अफजाई की, अपने फौज की तारीफ की है उन्होंने। अमेरिका और इजरायली हमलों का शिकार हुए लोगों को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उनके सब्र की दुआ है। उन्होंने कहा सब्र की दुआ है। साथ ही लोगों को यकीन दिलाया कि हर ईरानी शहीद के खून का बदला लेगा। हर ईरानी शहीद के खून का बदला लेगा। ये उन्होंने बहुत क्लियर कट कह दिया। यहाँ पे देखिए, मैं आपको तफसील बयान कर रहा हूं जो आज सुप्रीम लीडर ने कहा है। लेकिन मैं फिर बता दूं, बीच बीच जो लोग नहीं आए तो उन्हें बता दूं कि ये खबर कंफर्म हो गई है कि आयतुल्ला सैयद अली खामनेई की अहलिया, उनकी पत्नी जिंदा है वो। ये तो सवाल उठ गया है कि क्या ये भी खबर आ सकती है किसी वक्त कि आयतुल्ला सैयद अली खामनेई भी हयात है, क्या ये खबर भी आ सकती है। और सुनिए, मुश्तबा खामनेई जो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान हुए हैं, उन्होंने कहा ईरान पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है। पड़ोसी, और ये पड़ोसी रिश्ते, ये पड़ोसी देश कौन है? देखिए, ईरान ने अपने नेबर्स कंट्रीज, उन्होंने तुर्की का भी जिक्र किया है, जॉर्डन का भी जिक्र किया है, उन्होंने सऊदी अरब, यूएई, तमाम जहां जहां अमरीकी बेस है उनका जिक्र किया है। उसने अपने पड़ोसियों पर हमला नहीं किया। कहा कि हमारी फौज, जो ईरानी फौज है, उसने पड़ोसी मुल्कों पे हमला नहीं किया, बल्कि उन देशों में अमेरिका के जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया है, क्योंकि दुश्मन उन इलाकों से ईरान पर हमला करता रहा है। हम दुश्मन से नुकसान की भरपाई भी करेंगे, यानी हम जो भी हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हमारा दुश्मन करेगा। क्लियर कर दिया, बहुत साफ साफ दो टूक लहजे में ये बयान आया। देखिए, मैं आज अब आपको अपडेट दे रहा हूं पूरी। इसके अलावा क्या कहा ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मोहम्मद मुश्तबा खामनेई ने कहा कि अगर दुश्मन नुकसान की भरपाई नहीं करेगा तो हम जितना जरूरी समझेंगे उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करेंगे, जितना जरूरी समझेंगे उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करेंगे। अगर ये मुमकिन नहीं हुआ तो हम दुश्मन की उतनी ही प्रॉपर्टी तबाह कर देंगे। उन्होंने रेजिस्टेंस फ्रंट में के लड़ाकों का भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि हम रेजिस्टेंट फ्रंट के देशों को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। जी हां, उनका इशारा है जो लेबनान में हिजबुल्ला है, इसी तरीके से जो यमन में अंसारुल्लाह अल हौती है, और फिलिस्तीन गाजा में जो हमास है, और इसके अलावा जो इराक में अब्दुल शाबी कतायब हिजबुल्ला, इनका जिक्र किया है, इनका शुक्रिया अदा किया और कहा है ये हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। ये क्लियर कर दिया। एक चीज, जो लहजा इस वक्त मुश्तबा खामनेई का, नारे लग रहे हैं ईरान में कि हमें जवां शुद्ध, खामनेई जवां शुद्ध, ये कहा जा रहा है कि हमें अल्लाह की तरफ से जवान खामनेई मिल गया, यंग। जी हां, 56 साल उम्र है,
आयतुल्लाह मोहम्मद मुश्तबा खामनाई की, और 86 साल उम्र थी आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की। तो आप देखिए कि 86 साल के जो खामनाई साहब थे वो तो शहीद हो गए, लेकिन अब नए खामनाई आए, नए खामनाई, और उन्हें जिम्मेदारी मिली है। और जैसा कि आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप के यहां से एक बयान चर्चा में आया था, बयान चर्चे में आया था डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ये जो नया सुप्रीम लीडर बना है आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई, ये अपने बाप से 10 गुना ज्यादा खतरनाक है, 10 गुना ज्यादा खतरनाक है, ये कहा था। तो क्या अब जिस तरह का बयान आया है, क्या ये इजराइल और अमेरिका की रूह कपा देने वाला बयान है? क्या रूह जो है वो फड़फड़ा देने वाला बयान है? क्योंकि बहुत बड़ा बयान है। देखिए यहाँ पे और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कुर्बानी देने वाला हिजबुल्लाह तमाम मुश्किलों के बावजूद ईरान की मदद के लिए आगे आया। ये क्यों कह रहे हैं? ये क्योंकि आप देख रहे हैं कि आयतुल्लाह हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद मुसलसल मुसलसल इजरायली हमलों में जो हिजबुल्लाह के लीडरान हैं उनकी मौत होती रही। इस वक्त नईम कासिम वो हिजबुल्लाह के लीडर हैं, और जब से जंग छिड़ी है ईरान इजराइल अमेरिका में, उस वक्त से हिजबुल्लाह फिर मैदान में आ गया, बेखौफ व खतर, बेखौफ व खतर मैदान में आ गया, और इस कदर से हमले कर रहा है, बढ़ बढ़ के हमला कर रहा है। उसके ड्रोन से इजराइल परेशान, उसके रॉकेटों से इजराइल परेशान, उसकी मिसाइलों से ईरान परेशान है, क्योंकि कल 100 मिसाइल दागी थी, इसी तरीके से ड्रोन दागे थे, तो परेशान है। इसीलिए आज आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ने हिजबुल्लाह का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने आगे कहा कि बहादुर इराकी रेजिस्टेंट ने भी पक्के इरादे से उसी रास्ते पर चलना जारी रखा है कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं। बता दें कि अमेरिका इजराइल के साथ जारी युद्ध के बीच पद संभालने के बाद मुश्तबा खामनाई का ये पहला बयान है जो सरकारी टेलीविजन पर पढ़ा गया। वो कैमरे पर नहीं दिखे, अभी कैमरे पर वो नहीं आए, लेकिन उनका पैगाम ये टीवी पर पढ़ा गया, और इसका इंतजार था, इसका इंतजार था। आप देखिए कि आखिर ये है कि आप देखिए बहुत बड़ा, यहाँ पे बहुत बड़ा बयान यहां सामने आया है। अभी भी आप देखिए यहाँ पे बड़ा बयान, और मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा, ये बयान मैंने पढ़ा। लेकिन दुनिया को बर्बाद नहीं होने दूंगा, हम सबसे बड़े तेल उत्पादक, ये अब कौन कह रहा है? अब ये किसका बयान आ गया? ये बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आया कि हम सबसे बड़े धंधेबाज हैं, ये कह ली, हम सबसे बड़े तेल के उत्पादक हैं, ये बयान दिया जा रहा है। लेकिन देखिए वो कह क्या रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप कह क्या रहा है? कह रहा दुनिया को बर्बाद नहीं होने देंगे, यानी दुनिया को तबाही तक पहुंचाने वाला ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब ये कह रहा है कि हम दुनिया को बर्बाद नहीं होने देंगे। आप बताइए ये कैसा बयान, ये कैसा बयान है जो सामने आया है? मैं आपको बताऊंगा और इसकी डिटेल मैं आपको दूंगा कि आखिर ये क्या बयान सामने आ रहा है, किस तरह का बयान सामने आ रहा है। यहां पे आप देखिए, मैं बता रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज क्या बयान दिया है। यहाँ पे मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और तेल गैस मुश्किलात बहरान के दरमियान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। मैं अपने बीच बीच में नाजरीन को बताता चलूं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। और खबर यह है कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की पत्नी अहलिया, उनकी वाइफ जिंदा हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर है, जिंदा है, वो हयात हैं। जी हाँ,
और इसलिए अब कयास आराइयों का दौर और ज्यादा बढ़ गया है कि क्या ये भी माना जाए कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब भी हयात हैं और उन्हें जानबूझ करके पोशीदा रखा गया है, उन्हें दुश्मनों से दूर रखा गया, छिपा के, और ये खबर उड़ा दी गई कि उन्हें मार दिया गया। क्या ये माना जाए? क्या वो बरामद होंगे? फिर सवाल ये उठेगा कि फिर ये नई लीडरशिप, आपको याद होगा कि नए लीडरशिप का तो ऐलान होना ही था, इंतखाब होना ही था। ऐसा नहीं है कि नई लीडरशिप का इंतखाब नहीं होना था, नई लीडरशिप का इंतखाब होना था, चुना जाना था, और किसी खास मौके की तलाश थी। तो क्या ये वो मौका था कि जब नई लीडरशिप को चुना गया और खामनाई साहब को पर्दे में रखा गया? क्या पर्दा करा दिया गया है? क्योंकि आप देखिए, ये अकीदा शियों में खास तौर से मैं जिक्र कर रहा हूं है। क्या अकीदा है? आप देखिए कि 12 इमाम को जो शिया नाशरिया वो मानते हैं, 12 इमाम को, पहले इमाम हजरत अली अलैहिस्सलाम, दूसरे इमाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम, तीसरे इमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम, पांचवे इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, और इस तरह 12वें इमाम तक ये 11 इमाम जो है वो 11 इमाम, मूसा काजिम अलैहिस्सलाम, अली रज़ा अलैहिस्सलाम, तकी और नकी अलैहिस्सलाम, हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, और 12वें इमाम जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। तो 11 इमामों का कत्ल किया गया, 11 इमाम तक शहीद किए गए। जब 12वें इमाम जो पैदा हो गए थे और उनकी उम्र 4 साल बताई जा रही, क्या आपकी उम्र महज 4 साल थी और उन्हें भी कत्ल करने की साजिश की जा रही, तो अल्लाह ताला ने उन्हें पर्दे गैब में कर दिया, दुश्मनों से बचाने के लिए उन्हें पर्दा में रख लिया। अब समझ लीजिए कि अल्लाह ताला जो कायनात का चलाने वाला है, जो कायनात का बचाने वाला है, जो कायनात का मुहाफिज है, उसने भी अपने इमाम और रहबर को पर्दे में रख लिया। ये मैं बता रहा हूं, शियों का अकीदा है ये, पर्दे में, यानी 12वें इमाम पैदा हो चुके हैं, उनका ज़हूर होना बाकी है, इमाम मेहदी आएंगे, ये सब मानते हैं, सब मानते हैं कि इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। लेकिन शियों का सिर्फ मैं बता रहा हूं अकीदा ये है कि वो पैदा हुए थे, 4 साल उनकी उम्र थी, और उन्हें अल्लाह ताला ने हालात के पेश नजर पर्दे में रख लिया। जिस तरह से ये कहा जाता है कि जो ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, तो उन्हें भी अल्लाह ताला ने उठा लिया है, उसी तरह से 12वें इमाम को भी उठा लिया है। और ये सब आएंगे, जब कयामत से पहले जब इमामत आएगी तो इनका ज़हूर होगा। ये तो इस तरह से एक अकीदा है। तो क्या ये माना जाए कि उसी अंदाज में हालात के पेश नजर ईरान ने अपने रहबरे मुअज्जम आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को पर्दे में कर लिया, उन्हें छिपा लिया? क्योंकि एक एक करके आप देखिए कि आखिर उनकी अहलिया की खबर आई कि वो हयात है, ये तकरीबन कंफर्म हो गया। बहरहाल मैं इस पे चर्चा करता रहूंगा। मैं फिर आ रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या। हमारे साथ जुड़ गए हैं अब्दुल वाहिद साहब, मैं उन्हें स्क्रीन पर लूंगा, और आज बहुत देर तक आपसे लाइव नहीं रहूंगा क्योंकि आज शब कद्र है और नमाजें हो रही हैं, इबादत का सिलसिला जारी है मस्जिदों में। खास तौर से ये जो आखिरी अशरा होता है माह रमजान मुबारक का, ये बड़ी फजीलतों वाला है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये मेरा अकीदा है कि ये जो मैं इस वक्त कर रहा हूं ये भी इबादत से कम नहीं है, ये भी इबादत से कम नहीं है, ये भी एक इबादत है, इबादत के तौर पे, क्योंकि बहरहाल ये भी एक नेक काम। तो यहां मैं बता दूं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और तेल गैस बहरान के दरमियान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं दुनिया को बर्बाद होने नहीं दूंगा, ईरान को एटम बम नहीं बनाने देंगे। ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिका
दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, इसलिए तेल की कीमतें बढ़ने पर हमें बहुत लाभ होता है। तेल की कीमत बढ़ने पर हमें फायदा होता है। आप देखिए, यानी ये दुनिया का खून चूसना चाहता है, ये फायदा तलाश कर रहा है। मगर राष्ट्रपति के रूप में मेरे लिए इससे कहीं ज्यादा अहम मुद्दा है ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना और मिडिल ईस्ट को संकट से बचाना, मुश्किल से बचाना। मैं ईरान को कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने दूंगा। अब आप देखिए, यहां बड़ी अजीबोगरीब आप बात अजीबोगरीब इसलिए क्योंकि बार बार ईरान ये कहता रहा है कि हम नहीं बनाएंगे, नहीं बना रहे, नहीं बना रहे। लेकिन जिस दिन बनाना चाहेंगे, अमेरिका की हैसियत नहीं कि वो हमें रोके। और आज जिस तरह के तेवर हमें दिखाई दिए हैं नए सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान मुश्तबा खामनाई के, मुझे लग रहा है कि वो कम से कम नहीं रोकेंगे। तो यहाँ पे देखिए कई बड़ी खबरें, लेकिन मैं सबसे पहले अपने मेहमान को स्क्रीन पर ले लेता हूं, इनवाइट कर लेता हूं। हमारे जो मेहमान हैं वो सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इसके साथ साथ वो मिडिल ईस्ट के माहिर हैं, उस पर बड़ी दस्तरद रखते हैं और कॉलम निगार हैं। इन तमाम मौजुआत पे आप कॉलम लिखते रहते हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, अब्दुल वाहिद साहब का मैं उनका खैर मकदम करता हूं और उनसे मैं सवाल पूछूं, लेकिन एक दो अपडेट्स और हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आज सबसे बड़ी खबर तो यही चल रही। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हिजबुल्ला है वो जो ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है हिजबुल्ला, ये भी खबर चल रही। तो उसके आगे जो आयरन बीम जो बहुत कर्रो फर के साथ लेकर के आया था इजराइल, आयरन बीम का जिक्र हो रहा, वो बीन बन गया है, वो बीन बजा रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा है ड्रोन का, सिर्फ बीन बजा रहा है। और इसको अगर ये मुहावरा कह दे कि भैंस के आगे बीन बाजे और भैंस बैठ पगुराए, तो हिजबुल्ला ड्रोन के आगे आयरन बीम चले और ड्रोन अपनी मस्त चाल में जाकर के हमला करे। ये समझ में आ रहा है, ये नजर आ रहा है। तो इस वक्त बड़ा परेशान है, बहुत हैरान है कि आखिर इजराइल करे तो करे क्या, वो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी खबर यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने कुछ अपडेट दिए। यहाँ पे नूर साहब ने कहा है आयतुल्लाह अली खामनाई की मौत के बाद पूरे ईरान में मोज़ैक डॉक्ट्रिन लागू हो गई है, जिसमें 31 कमांड सेंटर होंगे, ये उन्होंने दिया। इसके साथ साथ यहाँ पे नूर साहब ने यह भी लिखा है 73 सालों का हिसाब मांग रहा है ईरान, हर जाना भरो अमेरिका। बिल्कुल, अब तक तमाम अमवात का हिसाब किताब मांग रहा है, वरना कहा है मैं जमीन कब्जा कर लूंगा तुम्हारी, और जमीन कब्जा नहीं कर पाऊंगा तो उसे तबाह कर दूंगा, लेकिन तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये मुश्तबा खामनाई ने कहा। यहाँ परवीन गुलबशाह साहिबा ने लिखा है कि ईरान की मीडिया तस्लीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट है कि नेतन्याहू और उनके भाई फौज का कमांडर मारा गया है या गंभीर रूप से जख्मी है, ये खबर भी चल रही है। और नेतन्याहू के बारे में भी खबर चल रही, ये भी खबर। कल तो कुछ लोगों ने न जाने कहां से पुतिन का ट्विटर उठा लाए भाई और उससे चला दिया। सोशल मीडिया पे तो तस्वीरें भी चल रही, हालांकि मैं नहीं मान रहा हूं, मैं कोई तस्दीक नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसी खबर चल रही है कि नेतन्याहू मारा गया, नेतन्याहू मारा गया, चारों तरफ मारा गया नेतन्याहू, मारा गया नेतन्याहू, ऐसा चल रहा। यानी लोग चाहते हैं, आप देखिए, कि इस तरह की खबरें चले, लेकिन मैं उसकी तस्दीक नहीं कर रहा हूं। हाँ, ये जरूर है कि नेतन्याहू 4 तारीख से 4 मार्च से कम अभी स्क्रीन पर नहीं आए। ट्विटर से उनके ट्वीट जरूर है, लेकिन ट्विटर का क्या भरोसा किया जाए, उस पर तो कोई भी ट्वीट कर सकता है, कोई भी ट्विटर चला सकता है, तो क्या इसको माना जाए। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं ये कयास आ रही है, इसमें सदाकत क्यों। नूर साहब लिखा है नेतन्याहू कि क्या, कोई कहता है मारा गया, कोई कहता है जिंदा है।
मेहमानों से सवाल है। भैया मेहमान भी क्या करे, मेहमान कोई दूरबीन लगा के बैठे हैं। लेकिन बहरहाल चलिए, आपका सवाल है तो अभी कंफर्म नहीं है, अभी बाकी तो बताएंगे जो हमारे मेहमान आ गए हैं यहाँ पे। और कुछ यहाँ पे यादवेंद्र दत्त मिश्रा ने लिखा है, मुमताज भाई मुश्तबा खामनाई के देश के नाम संदेश से पूरी दुनिया को संदेह हो गया है कि ईरान अपनी हर नुकसान की भरपाई कराएगा, पुनर्निर्माण करेगा और हर मौत का बदला लेगा, किसी तरह का समझौता नहीं करेगा। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पे देखिए, इंशाल्लाह ऐसा हो सकता है कि आयतुल्लाह खामनाई जिंदा हो। ये नसीरुद्दीन साहब ने लिखा है। नूर साहब ने लिखा है कि ईरान की पहली शर्त ईरान के कानूनी अधिकारों को मान्यता दी जाए, दूसरी शर्त जो नुकसान है उसकी भरपाई की जाए, और तीसरी शर्त यह है कि पूरी दुनिया ये गारंटी दे कि इजराइल और अमेरिका कभी ईरान पर हमला नहीं करेंगे, तभी हम जंग बंदी करेंगे, वरना जंग बंदी नहीं होगी। तो बहरहाल क्या अपडेट है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, क्या लग रहा है आपको? खामनाई साहब की अहलिया जिंदा है, ये क्लियर हो गया। ये खबर बहुत मुस्तनद खबर आ रही है, लेकिन फिर भी मैं आपसे चाहूंगा कि आप बताएं आपकी क्या अपडेट है, क्या कहेंगे आज की खबरों को लेकर के, अब्दुल वाहिद साहब। देखिए, ऐसा है कि जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आ जाए कहीं पर, उसको जो है क्रॉस चेक ना हो जाए, वहां से कोई बात ना आ जाए, तब तक किसी भी जो है न्यूज़ पर जो है पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरे ये है कि जब भी जंग होती है तो सबसे पहली जो डेथ होती है वो फैक्ट्स की होती है, सच्चाई की होती है। तो आजकल एआई वगैरह और इसका बहुत ज़्यादा वो है, तो इसलिए लोगों को थोड़ा-सा मुहतात रहना चाहिए किसी भी तरह की न्यूज़ में। दूसरी बात ये कि जो लोग इस तरह की जो है प्रसारित कर रहे हैं, चला रहे हैं कि भई ख़ामनेई साहब ज़िंदा हैं, ये हैं, वो हैं। अब आप बताइए कि खुद ईरान के स्टेट टेलीविज़न ने बताया कि उन उन वो जो है शहीद हो चुके हैं। उसके अलावा जितनी एम्बेसीज़ हैं क्रॉस द वर्ल्ड, ईरान के हर जगह जगह जो है ताज़ियत की जा रही है, कंडोलेंस बुक ओपन है। तो क्या ईरान की हुकूमत इतना बड़ा झूठ बोलेगी दुनिया से? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, चलाई जाती हैं। लोगों से, आपके दर्शकों से मेरा यही बोलना है कि जब तक कोई स्टेट रन मीडिया ईरान का किसी खबर के बारे में मुसद्दक़ा इत्तला न दे, हमें दुनिया की इधर-उधर की किसी खबर पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरे ये है कि जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, मुमताज़ भाई जैसा आपने बोला, और मैं आपका बहुत मशकूर और ममनून हूँ कि आप मुझे मौका देते हैं अपने चैनल पे। और आपका एक बहुत बड़ा रोल है कि आप जो है बहुत ही क्रेडिबल जो है इन्फॉर्मेशन जो है दर्शकों तक पहुँचाने का काम जो है, तो ये बहुत बड़ा काम है और ये बहुत बड़ा दीनी फ़रीज़ा है। और ये जो है आपने बिल्कुल सही कहा कि सही और बिल्कुल एग्ज़ैक्ट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देना भी किसी इबादत से कम नहीं है। बिल्कुल सही बात है आपकी, मैं इससे मुकम्मल तौर पर इत्तेफ़ाक करता हूँ। तो जो है इस वक़्त देखिए, अमेरिकन ऑफ़िशियल्स के जो बहुत सारे स्टेटमेंट आ रहे हैं, बयानात आ रहे हैं, उसमें वो ये बोलते हुए देखे जा रहे हैं कि ईरान का इरादा कैलिफ़ोर्निया पर अटैक करने का है या अमेरिका के दिगर उन पे जो है ड्रोन स्ट्राइक करने का है। देखिए, बेसिकली ये सारा हाइप किस लिए है? ये वेस्ट के लोग चाहते ये हैं कि जिस तरह से 9/11, जिस पर बहुत सारे सवालात उठते हैं कि शायद अमेरिका ने या फिर यहूदी लॉबी ने करवाया होगा ये अटैक, तो ये चाहते हैं कि ईरान को बदनाम करने के लिए या ईरान पर कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने के लिए ईरान के खिलाफ वो इस तरह का कोई फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अपने यहाँ करें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप देखिए, कल पूरी दुनिया में इस तरह की खबरें जो है सारे चैनलों ने चलाई कि जो सलाला का ऑयल डिपोट है ओमान का, उस पे ईरान ने मिसाइल मारा। बाद में खबरें ये सारी की सारी वाज़ेह हो गई, ईरान ने डिनाई किया। बाद में मालूम हुआ कि उस ऑयल डिपो पर इसराइल ने मिसाइल मारा था या इसराइल का रॉकेट वहाँ पे गिरा था। तो बहुत सारी खबरें हैं जो ये आ रही हैं, और मैंने कई बार बताया कि कतर के साबिक वज़ीर-ए-आज़म उन तक के बयानात आए कि अमेरिका और इनकी साजिश क्या है? इनकी साजिश ये है कि वो नहीं चाहते कि कोई भी मुस्लिम मुल्क को फलता-फूलता देखें। तो उनकी कोशिश ये है कि किया जाए और को उलझा के रखा जाए। जी, तो एक चीज़ ये है।
तो इस पर जो है लोगों को नजर रखनी चाहिए। दूसरे ये है कि कोई भी हुक्मरान हो, खास तौर से अरब रीजन के अंदर, तो हम आंख बंद करके ये न समझ लें कि वो बिल्कुल सही होगा या फिर फला लीडर बिल्कुल सही होगा। यूएई वगैरह का बहुत ही डर्टी रोल रहा है जो उन्होंने किया है प्ले, जिस तरह की बातें सामने आई हैं यमन वगैरह के अंदर, सूडान के अंदर, सोमालिया के अंदर और बहुत सारे ममालिक के अंदर जो है। तो वो अब आप देखिए कि खुद जो है सऊदी अरब ने यूएई के मिलिट्री बेसिस वगैरह पर जो है यमन के अंदर अभी 1 डेढ़ महीने पहले स्ट्राइक किया था। तो ये बहुत सारी साजिशें हो रही हैं। एक I2U2 फोरम है और अभी जो है बहुत सारी न्यूज़ आई कि जो है, तो बहुत जो है बहुत एहतियात के साथ जो है खबरों को बहुत ही नाप-तौल करके देखने की ज़रूरत है और फिर जो है किसी जो है नतीजे पर पहुँचने की ज़रूरत है। तो दर्शकों को, जितने लोग जो है देख रहे हैं आपके इसको चैनल को, सबसे गुज़ारिश यही है कि वो अपने आँख, नाक, कान, आँख सब जो है और अपना ज़हन सब कुछ खुला रखें। जी, ताकि उन तक जो है एक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे। जी। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि हमें बहुत ही मुहतात रहने की ज़रूरत है और हर चीज़ जो है वो देखने की ज़रूरत है और कन्फर्मेशन वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन कन्फर्म कर रहा है, कहाँ से कन्फर्म किया जा रहा है। दरअसल ये आप सही कह रहे हैं। मैंने आज एक चीज़ बताई है और मैंने हवाला ये दिया है जो 12वें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का। उनका हवाला ये दिया कि हमारे यहाँ जो अकीदा है, जो कि आपकी पैदाइश बाकायदा हुई थी, 4 साल की उम्र थी और अल्लाह ताला ने उन्हें पर्दे में कर लिया ताकि उन्हें दुश्मन मार न सके। तो इस तरह से और फिर जब वक़्त आएगा तो उनका ज़ुहूर किया जाएगा। इसी तरीके से हमारा अकीदा है, जो हमारे नबी हैं ईसा अलैहिस्सलाम, तो उन्हें भी अल्लाह ताला ने पर्दे में कर लिया है। ये भी हम जानते हैं अल्लाह ताला ने उन्हें उठा लिया है और वो हयात हैं। तो इस तरह से देखिए मैं देखिए तो मैंने ये कहा कि जिस तरह से आप देखिए खबर आई थी कि अहमद निजात मार दिए गए, आपको याद होगा और 4 दिन बाद वो जो है वो आ गए। इसी तरीके से कई जनरल के बारे में था कि वो मार दिए गए, लेकिन मालूम हुआ कि 1 हफ्ते के बाद उनकी खबर आई कि हयात हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि अभी जो मुज्तबा खामनाई के बारे में भी आपको याद होगा, अब्दुल वाहिद साहब, उनके बारे में भी खबर चली थी कि उन्हें उनका भी कत्ल कर दिया गया। तो लेकिन फिर खबर आई कि नहीं वो हयात हैं। इसी तरह से आपको याद होगा बाकायदा ये बताया गया था कि ये आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की जो अहलिया है वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं और अस्पताल में उनकी डेथ हो गई। ये उनके बारे में बताया गया। अब ये खबर आ रही है कि वो हयात हैं और IRGC का हवाला और यहाँ TV9 भारतवर्ष ठीक है, वो कह रहे हैं कि साहब उनकी बात, लेकिन जिस तरह का हवाला दिया गया है, हवाला दिया जा रहा है और आज आप देखिए कि जब बयान दिया है जो नए सुप्रीम लीडर हैं, तो उनका बयान भी जो है वो बच्चों का जिक्र कर रहे हैं। जो मिनाब में बच्चे मारे गए उनका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अहले खाना का जिक्र नहीं किया है उन्होंने उस तरह से। अगर उनका बयान स्टेटमेंट आप देखेंगे तो अपनी वालदा का भी जिक्र नहीं किया। ये जरूर कहा है कि खामनाई साहब के जसद खाकी को हम देख करके आए, ये इस तरह का बयान तो उनका आया है, लेकिन उनके साथ कोई तस्वीर नहीं आई, कोई तो कुछ ऐसी चीजें, और ये वालदा का तो उन्होंने तस्करा नहीं किया। तो बहरहाल हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर चीज सही है, लेकिन जो बड़े बड़े कम अज कम जो चैनल्स हैं, बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर हैं, वो किन हवालों से दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, वो हमें जरूर गौर करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए जयदीप सिंह मुंदेला साहब हैं और राजा सिंह राजपूत साहब भी आ गए। यहाँ उन्होंने लिखा है जयदीप सिंह मुंदेला साहब, न्यूयॉर्क टाइम्स खबर है, 2 तेल टैंकरों को निशाना बनाया गया और उनमें आग लग गई। तेल बाजार में हुई ये गड़बड़ी इतिहास की सबसे भीषण घटना है। ये बताया जा रहा है कि इतिहास का सबसे भीषण घटना है। मुमताज भाई, ये कंफर्म न्यूज है कि नेतन्याहू वासिले जहन्नम हो चुका है। देखिए यहाँ पे रोजी कोई है, उन्होंने
ये कहा ये कंफर्म न्यूज है, लेकिन मैं बता दूं कम से कम मेरे पास मेरी जानकारी में कंफर्म नहीं है। अगर आपको कंफर्म है तो हमें सोर्स जरूर बता दें, क्योंकि जब तक इजराइल कंफर्म ना करे, देखिए माफ कीजिएगा, अगर ईरान भी कह देगा तो मैं नहीं मानूंगा, अगर कोई और कहेगा उस वक्त तक मैं नहीं मानूंगा, कि जब तक अमेरिका या इजराइल वहां से कोई कंफर्मेशन ना आ जाए मैं एग्री नहीं करूंगा। तो यहाँ पे देखिए, कई यहाँ पे नूर साहब लिखा है, लेकिन इजराइल हर चीज को छुपाता है, तो वाहिद साहब खबरों को बाहर आने नहीं देता है, तो कैसे पता चलेगा फिर, ये कैसे माना जाए कि वह है कि नहीं है। यहाँ पे बहरहाल मैं यहाँ पे आऊंगा। अब्दुल वाहिद साहब, क्या लग रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बहुत बड़ा मसला बन गया, और वहां पे जिस तरह से माइंस बिछा रखी, 6000 वहां पे वो बना रखी हैं, तो फिर कैसे, और यही नहीं, आज तो एक नई धमकी आई है, इससे पहले आपको याद होगा अंसारुल्लाह अल हौती की तरफ से, कि जो इंटरनेट के कनेक्शन गए हुए, जो वायर हैं समुंदर के नीचे, उनको डैमेज करने की बात हो रही। आप सोचिए, अभी तो गैस का मसला है, अभी तो तेल का मसला है, लेकिन अगर ये जो वायर हैं, ये केबल्स हैं, जो बिछी हुई केबल, कि जिनके जरिए हम तक इंटरनेट पहुंचता है, लोग शायद समझते हैं वायरलेस है, वायरलेस नहीं है भैया। 75% जो है वो केबल के जरिए वो इंटरनेट आता है, और उसके बाद वो वायरलेस बनता है, यहाँ एंटीना उंटीना लगा करके। आप समझ रहे हैं कि कोई अमेरिका से वायरलेस आता है, यूरोप से आता है, तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा, वायर से पहले आता है वो सब। तो बहरहाल यहाँ पे मैं ये क्लियर कर दूं, तो अब्दुल वाहिद साहब खतरा तो बहुत बड़ा है, और ईरान तो ऐसा लग रहा है बहुत भारी तैयारी किए हुए, ऐसा नजर आ रहा है। देखिए, ईरान की तैयारी उसी रोज से है जिस रोज ईरान के अंदर 1979 में इस्लामी इनकलाब आया था, और इस्लामी इनकलाब आने की बहुत जो है मजबूत बुनियादें हैं। जैसा कि मैंने कई बार बताया है आपको कि जब वहाँ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी मोहम्मद मुसद्दिक की, तो उसको अमेरिका ने ही ओवरथ्रो किया, वहाँ पे शाह को दोबारा बिठाया गया, और इस तरह के डील हुए कि 82% ईरानियन ऑयल की मिल्कियत अमेरिका के पास थी। जितना तेल ईरान बेचता था उसका 82% पैसा सिर्फ अमेरिका के पास जाता था। अब आप सोचिए कि कितनी जो है ये बहुत बेइज्जती वाली बात है ये। तो उस दौर में किस तरह से ईरान की कौम ने इसको जो है बर्दाश्त किया होगा। फिर जब बादशाह के खिलाफ पूरे का पूरा जो है अवाम का एक जो है जोश वलवला आया, और उसके बाद खामनेई साहब आए, और खुमैनी साहब आए, और उसके बाद जब ये रिवॉल्यूशन आया, और उसके पीछे जो है बहुत बड़ा वर्क जो है हजरत अली शरीयती का है, जिनके लिटरेचर ने वहाँ जो है लोगों के अंदर एक इनकलाब पैदा किया। तो अब जो है देखिए, तो जब वो इनकलाब आया तो वो बहुत मजबूत और ज़मीनी इनकलाब था। वो पीपल लेड मूवमेंट थी। वो कोई ऐसा नहीं कि ऊपर से एक पेशवा आते हैं, उन्होंने फ़ौरन बोला, सरमन दिया, आ गया, नहीं। और इसकी जो है सबसे बड़ी दलील ये है कि आज 47 साल होने के बावजूद आप देखिए कि वो पूरे के पूरे उसी अज़्म और उसी इस्तेहकाम के साथ ये इनकलाब कायम व दायम है। बमबारी हो रही है, अमरीकी और इसराइली मिसाइल गिर रहे हैं, और उसके बावजूद आप देखिए कि ईरान के लोग सड़क पर हैं और अपने रहनुमा के लिए लब्बैक की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, और तारीख में हमें इस तरह की मिसाल बहुत कम मिलती है कि इस तरह की जो है एक तरह से इतनी हौसलामंद जो है सोसाइटी, समाज और लोग जो है, तो ये ईरान ने एक मिसाल पेश की है दुनिया के सामने। सब और दूसरी बड़ी चीज़ क्या है कि ये देखिए, एक चीज़ जो है मैं बता दूं दर्शकों को आपके, कि वेस्ट क्या बेचना चाहता है। वेस्ट जो है बेसिकली जमहूरियत और रवादारी के नाम पर वो आपको नग्नता परोसना चाहता है। वो जो है चाहता ये है कि जिस तरह से उसके समाज के अंदर इंतशार है, वो चाहता ये है कि वो उससे परेशान है, लेकिन वो उसको जो है मुलम्मा चढ़ा करके जमहूरियत का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का और बहुत सारा जो है वो जो है सेल करना चाहता है। अब आप बताइए कि अमेरिका से ज़्यादा लिटरेसी रेट ख़वातीन का
ईरान के अंदर है 98%। और जिस वक्त अमेरिका नवाज गवर्नमेंट थी, बादशाह की गवर्नमेंट थी, 1979 से पहले लिटरेसी रेट था खवातीन का 28%। अब आप बताइए, दर्शक बताएं, फैसला करें कि क्या 28% ज्यादा होता है या 98%, 98%। तो ये जो है इस्लामी जमहूरिया के अमल में आने के बाद खवातीन जो है हर शोबे में आगे बढ़ी हैं। यहाँ तक रिपोर्ट्स हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में भी उनका फीसद 60% से ज्यादा है। ईरान के अंदर बड़ी बड़ी वैज्ञानिक खवातीन हैं, ईरान की बड़ी बड़ी डॉक्टर्स, और वहाँ की एक बहुत मशहूर लेडी थी शीरीन इबादी, जिनको जो है नोबेल प्राइज मिला था आज से 15-20 साल पहले। और ईरान की मूवीज ऐसी रही हैं जो बाकायदे भारत के अंदर जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, आईएफटी पुणे है, वहाँ पढ़ाई जाती हैं। जो लोग सिनेमाटोग्राफी और फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करते हैं वो लोग जानते होंगे कि ईरान की फिल्में पढ़ाई जाती हैं, दिखाई जाती हैं उनको कि देखो फिल्में इसे बोलते हैं। कई सारे कल्चरल एग्रीमेंट भारत सरकार के साइन हुए थे। मुझे याद है कि हैदराबाद से एक ईटीवी उर्दू जो है चलता था, वहां पे हर दूसरे तीसरे दिन के गैप से एक ईरान की फिल्म दिखाई जाती थी उर्दू तर्जुमे के साथ। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, कल्चरली बहुत रिच सोसाइटी है ईरान की। तो उसको जो है अमेरिका जैसे गलती के पैदावार दबा लेंगे, ये एक खाम ख्याली है। तो इससे जो है इनको बाहर निकलना चाहिए। असल चीज जो है, जो मेरा खौफ है, जो मेरा वो है तशवीश है, वो ये है कि बेसिकली क्या है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने में जायनिस्ट बहुत माहिर हैं। 9/11 भी इन्होंने ऐसे ही किया था, पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया इन्होंने। तो उसी तरह का ईरान पर इल्जाम आयद करने के लिए इनकी कोशिश ये है कि बहुत सारे बयान दे रहे हैं कि भाई कैलिफोर्निया पे ईरानियन अटैक पॉसिबल है, फला जगह अटैक पॉसिबल है। ये सब इसलिए है कि हो सकता है इस तरह की आतंकवादी कार्रवाई अमेरिका खुद अपने सरजमीन पर करवाए, उसका इल्जाम ईरान पर दे और फिर ईरान पर उस तरह के वेपन का इस्तेमाल हो। तो इसीलिए मैंने कई बार बोला कि ईरान की जो लीडरशिप है उनको सोचना चाहिए कि जो बैलेंस ऑफ फियर है, क्या उसको आपने क्रिएट किया? इस वक्त जो है ऐसा लगता है कि ईरान बैलेंस ऑफ फियर क्रिएट करने में कामयाब नजर आ रहा है काफी हद तक। तो अब जो है उसके अंदर ये है कि ये जो है मज़ाहिमत क्या ईरान बरकरार रख पाएगा, तो ये जो है देखने की बात होगी। और अवाम का जिस तरह से साथ ईरान की हुकूमत को है, तो मुझे लग रहा है कि हुकूमत का मोराल बहुत अप है और बहुत बूस्टर मिला हुआ है ईरानियन गवर्नमेंट को। और जो है इसकी बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका को यहाँ पसपाई अख्तियार करनी पड़ेगी, अमेरिका को मुंह की खानी पड़ेगी, इन सबके अज़ाइम नाकाम होंगे। और ईरान के जो सदर हैं मसूद पजेश्कियान साहब, इन्होंने जो 3 सूत्री फार्मूला दिया है, देखिए मीडिया उसके अंदर भी मिसलीड कर रहा है पूरी दुनिया को। ये अमन की बातचीत के लिए ये शर्त नहीं है, ये शर्त फिलहाल सीज फायर की है। लोग मिसगाइड ना हो, मिस इन्फॉर्मेशन ना हो, पहुंचे ना उनके पास। ये अमन के लिए शर्त नहीं है उनकी। आगे डायलॉग होगा, उसकी जो शराइत हैं वो दूसरी हैं। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप जिस जंगबंदी की बात कर रहा है, जब वो बोलता है कि मैंने ईरान की एयरफोर्स खत्म कर दी, नेवी खत्म कर दी, ईरान की जो जमीनी फौज है, थल सेना, उसको हमने खत्म कर दी। तो भाई जब सब कुछ तुमने खत्म कर दिया तो फिर ये मिसाइल कहाँ से आ रहे हैं? मरीख से, मंगल ग्रह से। तो सीधी सी बात यह है कि अमेरिका जान बचाना चाहता है। तो ईरान ने भी एक लचक दिखाई। ईरान ने बोला कि जंग बंद करनी है अगर फौरन, तो 3 शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त, तुम्हें हर्जाना देना पड़ेगा। तुमने जो जंग मुसल्लत की है, जितनी तबाही हुई है पूरे ईरान में और आसपास, उसका जितने बिलियन डॉलर बैठता है तुम्हें देना पड़ेगा। और जितने ईरान के पैसे तुमने 40 साल से फ्रीज करके रखे हैं वो भी देना पड़ेगा। दूसरे क्या, इंटरनेशनल गारंटर होगा कि आगे से कोई अटैक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये जो बहुत सारी बातें हैं, ये बातचीत शुरू करने की शर्त है। जब बातचीत शुरू होगी उसके टॉकिंग पॉइंट्स दूसरे होंगे। तो ये जो है दर्शक इस बात को बिल्कुल जो है इंडियन मीडिया या जो वेस्टर्न मीडिया बता रहा है, इस फर्क को समझ लें। जी मुमताज भाई। ये बिल्कुल, और ये फर्क को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और अभी मैं बयान पढ़ रहा था अब्दुल वाहिद साहब, मैं पहले इस्तकबाल कर लेता हूं, हमारे साथ जुड़ गए हैं फिरोज बख्त अहमद साहब, जो कि
सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, तमाम चैनलों पे जाते हैं। मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के आप चांसलर रहे हैं। अपनी खिदमत आपने वहां 3 साल बहुस्न खूबी अंजाम दी है। इसके साथ साथ आप जो है कॉलम निगार हैं, मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं और अब हमारे एमएमसी न्यूज इंडिया के वो बाकायदा चेयरमैन हो गए हैं। मैं इनको एक लेटर दे दूंगा एमएमसी न्यूज इंडिया के चेयरमैन का, तो बहुत जल्दी जो है एक प्रोग्राम करके और इनको मैं बाज़ाब्ता जो है इसका चेयरमैन जो है ताहयात ऐलान कर दूंगा, तो वो रहेंगे। तो बहरहाल ये अब मैंने कर ही दिया एक तरीके से। तो बहरहाल ये आप देखिए, मैं जो बात कर रहा था अभी, मैं देख रहा था अब्दुल वाहिद साहब कि 2 बयान बहुत इंपॉर्टेंट आए, 2 बड़े बयान। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी जनरल हैं अली लारीजानी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा है, ट्रंप का कहना है कि वो तेजी से फतेह की तलाश में है। अगरचे जंग शुरू करना आसान है, लेकिन इसे चंद ट्वीट से नहीं जीता जा सकता। हम उस वक्त तक बाज नहीं आएंगे जब तक कि आप इस संगीन गलत हिसाब किताब पर माजरत न कर लें। मुत्तहिदा अरब इमारात ने अमेरिका और इजराइल के हुक्म पर सऊदी अरब की तेल तंसीबात पर हमला किया है। यहाँ पे आप देखिए, अमेरिका और इजराइल के हुक्म पर सऊदी अरब की तेल तंसीबात पर हमला किया। यहाँ पे और देखिए, इराक की मज़ाहमती राब्ता काउंसिल ने क्या कहा? हमने ऐसे हकायक और शवाहिद हासिल किए जो सऊदी अरब की तेल तंसीबात पर बमबारी में मुत्तहिदा अरब इमारात के मुलव्विस होने की निशानदेही करते हैं। अब देखिए, इसमें झगड़े तो चल ही रहे थे सऊदी अरब और यूएई में, तो बहुत मुमकिन है, क्योंकि आप ये देखिए कि ईरान जो है यूएई पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। उसके ज्यादातर हमले, और यूएई में भी ऐसा नहीं कि आम लोगों पे कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं, जैसा कि ईरान दावा करता है कि जो टारगेट है उनका वहां पे अटैक कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि आपस में, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ये पूरा खित्ता, मैंने चैनल पे ये बात कही, मैंने कहा हमेशा ही लोग कहते हैं आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। अरे भैया, तो लड़ क्यों रहे हैं? इसके पीछे है कौन? हाँ, ये क्या है इसके पीछे? मैं फिर वही अपनी तुकबंदी करता हूं कि अमेरिका को जंग से प्यार है क्योंकि इसकी तिजारत हथियार है। ये सीधी सीधी बात है। और सिर्फ हथियार नहीं, आप बताइए, ब्लास्ट करवा करके क्या टेक्नोलॉजी नहीं बेची गई? कैमरे बेचे गए। मैंने देखा है मिलियन में सौदा हुए कैमरों के, कि जगह जगह कैमरे, और फिर कैमरे चाहे 6 महीने न चले तो 6 महीने के बाद क्या आतंकवाद नहीं रहेगा? लेकिन लगाए गए स्कैनर मशीनें बेची गई बड़े पैमाने पे, थोक के थोक। बॉर्डर को मजबूत करने के लिए बड़े बड़े इक्विपमेंट बेचे गए, मशीनरी जो है बेची गई। तो ये सब क्या है दुनिया में? और जब भी कोई बड़ा मुआहदा होना होता था, ये कहीं ना कहीं धमाके करवा देते थे, आतंकवादी ब्लास्ट करवा देते थे, और उसके बाद मीडिया में खबर चलती थी। एक ऐसा माहौल, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि ये कैसे होता है, मैं आपको बस, मैं फिरोज बख्श साहब, बस 2 मिनट में आपको लूंगा, क्योंकि मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूं। मैंने बहुत बारीकी से चीजों को देखा। जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी और कॉमनवेल्थ गेम यहां पे होना था, उसकी तैयारियां चल रही थी, जो ब्लू लाइन की बसें चलती थी, जब मैं दिल्ली आया तो ब्लू लाइन की बसें चलती थी, उन ब्लू लाइन बसों को हटाना था यहां से, और उनकी जगह पे नई लोअर जो फ्लोर बसें हैं वो उन्हें लाना था, उन बसों को खरीदना था। अब बड़े पैमाने पे उनकी सौदेबाजी करनी थी। लेकिन जब तक ब्लू लाइन की बसें न हटेंगी, तब तक कैसे आएंगी वो नई बसें, कैसे चलेंगी रूट पे? अच्छा, वो हटे कैसे? क्योंकि यूनियन बहुत बड़ी थी ब्लू लाइन बसों की, वो इतनी बड़ी, मैंने अपनी आंखों से देखा ये सब। तो वो हटे कैसे? तो उसके लिए पूरा मीडिया को लगाया गया, मैं आपको बता रहा हूं। और मीडिया ने ऐसा प्रोपगंडा किया, ऐसा किया कि मैं एक मिसाल देता था कि एक गांव से मेरा एक साथी आया, तो आने के बाद कहा भैया सबसे पहले मुझे ब्लू लाइन बस दिखा दो। मैंने कहा क्यों? अरे कहा बस दिखा दो, एक बार देखना चाहता हूं ये है कैसी, ये कितनी खतरनाक है। तो मैं उसे ले गया और कहा कि वो बस आ रही। भाई साहब वो भाग गया। तो हमने कहा रुको रुको, भाग क्यों रहे? अरे कहा अभी हम पे ऊपर चढ़ जाएगी, तुम्हें क्या पता है?
ये बहुत खतरनाक है, ऊपर चढ़ बैठेगी अब। तो इतना डरावना बनाया गया और आखिर में उसको रिमूव कर दिया। तो आप ये देखिए कि उसको किस तरह से ये लोग किसी को क्रिमिनल जो बनाते हैं कि बड़ी बड़ी शख्सियात को तानाशाह बता दो, टेररिस्ट बता दो, आतंकवादी और न जाने क्या क्या बता करके और उसे रिमूव कर दो। दुनिया जो है समझेगी कि ये बड़ा पीस का काम कर रहे हैं, बहुत अमन का काम कर रहे हैं। तो ये जो ये करते हैं और यही टेररिस्ट भी पैदा करते हैं, क्योंकि इन्हें काम लेना है। अच्छा, इससे मजहबी काम भी बड़ा आसान हो रहा है इनका। कैसे हो रहा है? क्यों? क्योंकि आज आप देखिए कि इस्लाम की पहचान एक आतंकवाद की शक्ल में हो गई। आज लोग जो है दाढ़ी टोपी वाले को आतंकवादी समझते हैं। ये तो शुक्र है इनका, कह लीजिए फिरोज बख्श साहब का और अब्दुल वाहिद साहब का, कि वो दाढ़ी ओढ़ी नहीं रखे उस तरीके से, वरना तो इनको भी पता नहीं क्या समझते। जैसे महमूद मदनी को कह रहे थे ओसामा बिन लादेन लगते। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की चीजें ये पैदा करते हैं। बहरहाल, तो मैं ये किस्सा इसलिए सुना रहा था, मुझे लग रहा था कि बहुत जरूरी है। मैं बहुत सारी अपडेट आ गई हैं यहाँ पे। देखिए हसन रिजवी साहब ने ये अपडेट दी है कि अमेरिका ने ईरान के आयरलैंड को लेकर दी धमकी, कहा वहां से लोग निकल जाएं, ये दिया। इसके अलावा मोहम्मद रईस साहब लिखा है कि FBI का बहुत बड़ा खुलासा, ईरान अमेरिका के कैलिफोर्निया में ड्रोन अटैक कर सकता है, ट्रंप की हालत पतली। ये देखिए, ये अमेरिका के अंदर, ये देखिए ये अमेरिका के अंदर वॉर दाखिल हो जाएगी। यहाँ पे मोहम्मद रईस साहब दिया, FBI का बहुत बड़ा खुलासा है, ईरान अमेरिका के कैलिफोर्निया में ड्रोन अटैक कर सकता है। तो ये आप देखिए, ये हम कह रहे थे कहीं ऐसा ना हो फिरोज बख्श साहब की अमेरिका के अंदर वार दाखिल हो जाए। और देखिए अभी अमेरिका ने जो 10,000 माइल्स वाली मिसाइल निकाली है, मैं सवाल कर रहा था कि भाई इसकी क्या जरूरत थी, क्यों निकाली आपने? तो कहा कि ये चूंकि वॉशिंगटन की दूरी जो है वो 9-10 हजार किलोमीटर है, तो वहां तक ये मार करने के लिए बहुत मुमकिन है कि ये वार्निंग करने के लिए, वार्न करने के लिए ये ऐसा किया हो। तो बहरहाल यहाँ पे एक और जयदीप साहब बुंदेला, पीपुल अगेंस्ट जेनोसाइड, यहाँ पे कहा है कि द्वारा 12 से अधिक शाखाओं में प्रत्यक्ष कार्रवाई के बाद यहाँ HSBC बैंक ने एल्बिट सिस्टम में अपनी 95% से अधिक शेयर धारित बेच दी है। यहाँ पे आप देखिए शेयर धारकों को बेच दिया है। और अभी आपको मैं ताजा अपडेट दे दूं, 42वीं वेब जो है जारी कर दी है ईरान ने। बहुत बड़ा अटैक किया है इजराइल और बेसिस पे, 42वीं जो है वेब जारी हो गई। बहरहाल क्या अपडेट है, मैं आप थोड़ा से सुनना चाहूंगा। हमारे मेहमान आ गए हैं फिरोज बख्श साहब, तो वो जो है बताएं कि क्या ऑब्जर्वेशन आज उनकी रही, किस तरह की खबरें उनके समातों तक पहुंची हैं और क्या नजरों से गुजरी हैं। जी फिरोज बख्श साहब। जी डॉक्टर मुमताज आलम रजवी साहब, जनाब अब्दुल वाहिद साहब और आपके जितने भी सामईन इस वक्त हम सब लोगों को सुन रहे हैं, उनको मेरा सलाम। देखिए, लेटेस्ट अपडेट्स तो यही हैं कि जंग जो है इसमें और भी ज्यादा तेजी आ रही है, और जितनी तेजी जंग में आ रही है उससे कहीं ज्यादा तेजी जो लाउबाली किस्म के बयान है ट्रंप साहब के, उनमें आ रही है। वो कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं उनका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। और उन्होंने जैसे कल परसों इशारा किया था कि वो ईरान के ऊपर एक ऐसा हथियार छोड़ेंगे कि मतलब उससे शायद जंग रुक जाए। उन्होंने एटम बॉम्ब का नाम नहीं लिया, टैक्टिकल एटम बॉम्ब का भी उस मकसद नहीं था, लेकिन ये बात उन्होंने कही है। अच्छा, उन्होंने तो ये बात कह दी, लेकिन अब इसका क्या असर हुआ है? अब ईरान ने अपने, उसके पास जो एक तो 500 टन वाले मिसाइल थे जो इसराइल में उसने गिराए हैं, और उसने नया मिसाइल निकाला जो कि 1000 टन का है, ठीक है, और इसकी स्पीड भी काफी तेज है।
ठीक है, क्योंकि टन जब ज्यादा होता है वजन, तो माक जो होता है वो स्पीड का बैरोमीटर, वो मतलब उसी हिसाब से चलता है। लेकिन ये अभी भी 5 माक के मिसाइल हैं जो उसने निकाले हैं। अब ये देखिए, हम तो शुरू से ये कहते चले आ रहे हैं मिसाइल ना इस तरफ निकले ना मिसाइल उस तरफ निकले, क्योंकि अब ये समझिए कि हजारों लाखों मिसाइल एक दूसरे की तरफ से छोड़े जा चुके हैं। मगर फर्क सिर्फ ये है इन मिसाइलों के छोड़ने का कि एक ने जो छोड़े हैं अपनी बका के लिए छोड़े हैं, अपनी अपने जो उसका सॉवरेनिटी है उसको बचाने के लिए छोड़े हैं, और दूसरे ने दूसरे मुल्क पर हमला करने के लिए और उसकी सॉवरेनिटी को अपने कब्जे में करने के लिए छोड़े हैं। बार सूरत एक सबसे अजीबोगरीब बात जो देखने में आई है पिछले, अब आज 13वां दिन है लड़ाई का। मुझे दूसरे तीसरे चौथे 5वें दिन तो उम्मीद नहीं थी कि कोई आएगा इस लड़ाई को रोकने के लिए, लेकिन अब मुझे बड़ी नाउमीदी सी हो रही है। बड़ा बड़ा अजीबोगरीब सी फीलिंग एक आ रही है मेरे दिलो दिमाग में कि क्या ये लड़ाई इसी तरह से चलती रहेगी और नुकसान होता रहेगा, जानी और माली नुकसान, जो कि ईरान का भी होगा, इसराइल का भी होगा, अमेरिका का भी होगा, और जो खित्ते में दूसरे ममालिक हैं उनका भी होगा। और ये भी हो सकता है कि अगर पाकिस्तान कोई बेवकूफ़ी करता है एमबीएस के कहने पर, क्योंकि एमबीएस काफ़ी जो है वो प्रेशर डाल रहे हैं शहबाज शरीफ के ऊपर कि हमारा आपका मुआहदा है और हमारे ऊपर अटैक है तो आपके ऊपर अटैक है, लिहाजा आप अब ईरान के ऊपर अटैक करिए। ईरान भी इस बात को समझ रहा है। ईरान के जो जनरल हैं एक हुसैनी के नाम से, उन्होंने पाकिस्तान को ये बात क्लियरली बता दी है कि देखिए ऐसा है, अगर आपने कोई जो है उल-जलूल किस्म की हरकत करी और हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करी तो इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। तो ये हर जगह जो है एक तरह से आग लगी हुई है लड़ाई की। जी, तो अब लेटेस्ट यही है कि इसमें दुनिया को बजाय इसके कि चुपचाप बैठ के तमाशा देखे, उसको कुछ लोगों को निकल के आना चाहिए। और सीज़ फायर मतलब ये है कि बमों का जो आदान-प्रदान है, ये जो आग का जो आदान-प्रदान है, इसको कुछ देर के लिए रोकना चाहिए। ये बात सही है ईरान की। ईरान तो मतलब अब जो जो क्या है, क्या बोलते हैं, छाछ का जला होता है, दूध को भी फूँक-फूँक के पीता है। वो तो 2 बार बहुत ज़बरदस्त धोखा खा चुका है और उसे पता है, जैसे कि कह रहे थे भाई कोई इंटरनेशनल एक सिस्टम के थ्रू बाकायदा रिटन में और दुनिया के सामने ये फैसला किया जाएगा कि जो अब जो भी मतलब कोई भी जो है वो हमला अब नहीं करेगा। अगर सी ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ लेकिन पे बड़ी खबर आ रही है, मैं रोकूंगा फिरोज बख्श साहब, बिल्कुल बड़ी अच्छी अपडेट्स आप दे रहे थे और बहुत अच्छा आपका है। और लेकिन यहाँ एनालिसिस, लेकिन यहाँ पे बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ये आ रही है, मोहम्मद रईस साहब दिया है कि ईरान बहुत जल्द अनदेखे हथियारों को लॉन्च कर सकता है। ये सरदार जब्बारी ने, जो ईरानी जनरल हैं, उन्होंने ये बयान दिया है। ये आप देखिए, यहाँ तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, किस तरह की तस्वीर ये सामने आई है। तो ये आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से ईरान बहुत जल्द अनदेखे हथियारों को लॉन्च कर सकता है। सरदार जब्बारी ईरानी जनरल यहाँ पे। तो अब देखिए एक और खबर यहाँ पे आ रही है, नूर साहब लिखा है, ईरान भारत, पाकिस्तान और चीन के जहाजों को नहीं रोक रहा है। हालांकि दिन में फिर ये खबर आई थी कि ऐसा नहीं है, सिर्फ चीन को जो है छूट मिली है। इसके अलावा बांग्लादेश की भी खबर आई थी। भारत के बारे में कतई ये नहीं था, लेकिन ये मैं अभी फिर से चेक करूंगा और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी कि अगर, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द ईरान जो है वो हिंदुस्तान के जहाजों को आने देगा, नाकाबंदी नहीं करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान जो है
वो किसी का पक्ष नहीं करता। हिंदुस्तान की अपनी पॉलिसी है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि इस पे फैसला होगा। लेकिन जयदीप साहब ने बड़ी खबर दी है यहाँ पे, जयदीप सिंह बुंदेला ने कहा है अभी अभी ईरान ने यूएई, सऊदी अरब और बगदाद वाके अमरीकी ठिकानों पर फिर हमला कर दिया। जैसा कि मैंने कहा था कि 42वीं आप देखिए वेब उन्होंने जारी की है। रेशमा बानो ने लिखा है यूएसएस यहाँ पे गेराल्ड फोर्ड यहाँ पे में लगी आग। यहाँ पे ये उन्होंने बताया है, बियॉन्ड न्यूज के हवाले से ये खबर दी है। और शायद कुछ कहना चाहे हसन रिजवी साहब ने यहाँ पे बयान दिया है कि अमेरिका और इजराइल ने सारे रिसोर्स जमा करने के बाद ईरान को झुका नहीं पाए, उल्टा ईरान ने अमेरिका इजराइल को जमीन पर ला दिया है। तो यहाँ पे देखिए, और जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने ये बताया है कि इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय ने रिपोर्ट दी है कि पिछले 24 घंटे में 179 इजरायली अस्पताल लाए गए, जिनमें से 4 मॉडरेट गंभीर है, यानी 4 जो है बहुत सख्त अलील है, और कुल तादाद 2745 है। तो ये देखिए रिकॉर्ड आया, और मैं समझता हूं कि ये बहुत छानबीन के बाद आया होगा, अभी सही खबर नहीं आ रही है। तो बहरहाल ये आ रही, मैं आप क्या कहना चाहते हैं अब्दुल वाहिद साहब? देखिए, ये है कि कुवैत के अल उदैर एयरपोर्ट पे वो यूएस एयरबेस पे अटैक में तकरीबन इस तरह की रिपोर्ट्स हैं, और ये कंफर्म है 100 से ज़्यादा अमरीकी फौजी जख्मी हुए हैं। हालांकि उसमें बहुत सारी मौतें हुई होंगी यूएस सोल्जर्स की, जिसकी डिटेल अमेरिका अभी छुपा रहा है, लेकिन तकरीबन वहाँ 100 से 150 के आसपास अमरीकी फौजी जख्मी हुए हैं, इस बात की रिपोर्ट्स हैं जी। दूसरे ये है कि जो भी है, इस वक्त ईरान झुकने के मूड में नहीं है। मुस्तफा खामनेई साहब का बिल्कुल क्लियर कट मैसेज आ गया है कि हम कंप्रोमाइज करने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं, जब तक कि हम अपने अहदाफ मुकम्मल न कर लें। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि मिस कैलकुलेशन यूएस वगैरह सबसे हुआ। और पूरी दुनिया जो है, एक चीज़ और बताना चाहूँ मैं दर्शकों को कि मीडिया के अंदर एक खबर जो है, और बड़े बड़े तजिया निगार बोल रहे हैं कि रशिया और चाइना की मदद की वजह से ईरान इतना सरवाइव कर रहा है। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। मेरा ये मानना है कि कोई भी मुल्क हो, अगर आप अपनी हैसियत कमज़ोर है आपकी, आप खुद मजबूत नहीं हैं, तो बाहरी ताकत से आप ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकते। अमेरिका और इसराइल जैसे ममालिक से अगर ईरान 13 दिनों से लड़ रहा है, अभी जो है आप देखिए कुछ देर के बाद हम जो है 14वें रोज़ में दाखिल हो जाएंगे। तो क्या ईरान के पास अगर खुद अपनी चीज़ न होती, तो क्या वो सिर्फ चाइना और रशिया के भरोसे लड़ता? और चाइना रशिया, मैंने बताया था इनका रोल क्या है। चाइना खुद जो है वो कोई प्रो मुस्लिम और उस तरह का मुल्क नहीं है, उसने मुसलमानों को दबाया है। चीन के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि उसका रवैया क्या है। तो ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अलग है, लेकिन ये कभी किसी मुस्लिम मुल्क को फ्लरिश करते हुए नहीं देखना चाहेंगे, वो भले ही ईरान हो या कोई भी हो। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ईरान का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि खामनेई साहब ने, और उसके अलावा उनसे पहले खुमैनी साहब ने जो मजबूत बुनियाद रखी है, जैसा मैंने बताया था कि जो लिटरेसी रेट है ईरान की, वो इतनी आउटस्टैंडिंग है कि 98% वीमेन का है लिटरेसी रेट। तो आप सोचिए कि वहाँ सिर्फ मर्द ही नहीं, औरतों की बड़ी तादाद है, जो वैज्ञानिक हैं, जो आर्किटेक्ट हैं, जो लोग और बहुत सारे उसमें हैं, डॉक्टर्स हैं। और आप देखिए कि भारत से और बहुत सारे ममालिक से लोग एमबीबीएस वगैरह और दूसरी डिग्री के लिए ईरान के अंदर जाते हैं, बाकायदे तालीम हासिल करते हैं। तो ये जो है, ईरान के अंदर खुद अपने इतने कैपेबल लोग हैं कि पूरी मिसाइल और दूसरी टेक्नोलॉजी खुद ईरान ने अपने बलबूते पर डेवलप की है। तो इसलिए जो लोग बार बार बोलते हैं कि नहीं चाइना रशिया इसकी हेल्प, तो लोग प्लीज जो है, सर्टेन लिमिटेशंस हैं। ऐसा नहीं कि चाइना रशिया की हेल्प नहीं होगी, लेकिन ईरान अपने पैरों पर खड़ा है, ये बात दर्शकों को समझनी चाहिए जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये आप देखिए यहाँ पे अलग अलग हवालों से खबर आ रही है। यहाँ खबर आ रही कि पिछले दिनों जो एक फिलिस्तीनी कैदी के साथ जो जिना की घटना हुई थी, हादसा वाकया पेश आया था, और वो काफी सुर्खियों में था।
अब उस पर से यानी उस फौजी से मुकदमा उठा लिया गया है और नेतन्याहू ये कह रहा है कि हमें जो है वो दुश्मनों से लड़ना है, अपने फौजियों से नहीं। तो ये आप देखिए इस तरह की घटना, और जाहिर-सी बात है कि ये वो लोग हैं कि अब मैं क्या कहूँ, एप्स्टीन फाइल वाले कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए तो सब जायज़ है ना। तो यहाँ पे कौन यहाँ पे है? तो बहरहाल यहाँ पे मोहम्मद रईस साहब लिखा है, नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई साहब की सुरक्षा एक विशेष और बहुत ही खतरनाक सुरक्षा बल नोपो को सौंपा गया है। जी हाँ, यहाँ पे तो ये आपने दे और ये खबर आ रही यहाँ पे अली जमान साहब ने दिया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियान से बात की है। ये खबर भी आ रही है। हालांकि अभी मैंने देखा नहीं, लेकिन फिर भी अगर इन्होंने दी है तो ये जरूर ऑथेंटिक होगी। मुझे अगर सोर्स बता देंगे तो और अच्छा होगा, या आप लोग भी अगर थोड़ा सा देख लें। यहाँ पे ईरान के ये कुल खर्च 12 करोड़ है कुल मिलाकर के। यहाँ पे यादवेन साहब ने बताया है कि ईरान के 41वीं वेब सीरीज में यूएई, सऊदी अरब, लेबनान के अमेरिकन बेसों पर हमला किया गया, जिसमें बहुत नुकसान हुआ है। बहुत बड़ा अटैक यहाँ पे। और 42वीं वेब जारी की ईरान ने, वो सीधे सीधे इजराइल को हिट करने के लिए की है। तो यहाँ पे ये आप देखिए, अमित शुक्ला की पाठशाला वो आ गए, अमित भाई आ गए। बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बहुत नेक इंसान है। उन्होंने कहा कि मुमताज साहब, इस जंग का नुकसान ईरान, इजराइल और अमेरिका से ज्यादा भारत को है, क्योंकि भारत तेल और ऑयल गैस पर पूर्णतः अरब मुल्कों पर निर्भर है। यदि जल्द युद्ध नहीं रुका तो कोरोना से भयानक हालात होंगे। बिल्कुल मेरे भाई, मैं देख रहा हूं। मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में कहा कि मैं ना तो सनसनी फैला रहा हूं, ना तो कुछ कह रहा हूं, लेकिन गवर्नमेंट को अब चेक करना चाहिए, क्योंकि जो गैस सिलेंडर है वो कहीं कहीं 3,000 में, जहां मैं रहता हूं वहां पे बिक रहे हैं। तो क्यों ऐसा है? जब ये सरकार कह रही कि हमारे पास तेल और गैस की कमी नहीं है, तो फिर ये जो जखीरा करके रख रहे हैं लोग, भंडारण कर रहे हैं, इसे सरकार को चाहिए कि छापामारी करे, चेक करे, और स्मूथली जैसे गैस सबको मिल रही थी वो मिले। आज 5 दिन हो गए हमें बुक कराए, हमें गैस नहीं मिली। जिन्हें मैं फोन करता था वो फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो फिर मैं क्या मानूं? आप बताइए, कैसे इसको मानूं कि ये खबर गलत है? आज मेरे गांव में, मैं कौशाम्बी इलाहाबाद, वहां गांव में 9 बजे से बच्चे गए और 3 बजे जा करके उन्हें गैस किसी तरीके से मिली है। तो इस तरह के हालात हैं, तो कम से कम स्मूथली सरकार जो है इसको चेक करे तो बिल्कुल होगी। हम ये नहीं कह रहे हैं। सरकार ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल से एक दिन के लिए भी उसके पास स्टॉक नहीं होगा। सरकार ने पहले ही कह दिया था हमारे पास 70 दिनों का स्टॉक है। तो बहरहाल मैं आखिरी आपसे एक बार बात करूंगा यहाँ पे ये जयदीप सिंह मुंदला साहब ने कहा है कि मुमताज भाई, अमेरिका द्वारा कैलिफोर्निया वाली खबर का खंडन कर दिया गया है। यहाँ पे खंडन कर दिया गया है कि ऐसा नहीं है। इसके अलावा जयदीप सिंह मुंदला साहब, यूएस नेवी यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड में एक वॉशिंग मशीन में खराबी आ गई है, जिससे आग लग गई और मुख्य कपड़े धोने के कमरे में 2 अमेरिकी सैनिक मामूली रूप से जख्मी हुए हैं। तो ये भी बताया जा रहा है। देखिए, कई तरह खबरें हैं। कल जो खबर आई थी कि जो नेतन्याहू के भाई हैं आपको, तो वो भी जो है मारे गए हैं, लेकिन उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि साहब वो जो है वो एक्सीडेंट हो गया था उनका, इस वजह से। लेकिन अभी कंफर्मेशन किसी बात की नहीं है कि कैसे और क्यों। तो बहरहाल यहाँ पे जयदीप साहब लिखा है कि होम एक इजरायली जराये के हवाले से, ट्रंप ईरान युद्ध खत्म करना चाहता है और उसने नेतन्याहू को 1 हफ्ते का वक्त दिया है कि 1 हफ्ते में जैसे भी हो इसे खत्म कराना है। अब आप देखिए कि 1 हफ्ते का वक्त है, अब कैसे ये खत्म कराएंगे, क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल मैं अब्दुल वाहिद साहब, सिर्फ आपसे 2 मिनट, क्योंकि इसको समअप भी याद करूंगा, मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, चूंकि तो सबसे पहले आप
कि क्या कहेंगे आखिर में कि क्या सूरत हाल बन रही है, किस तरह के हालात बन रहे हैं और आने वाले दिनों क्या रहेगा? अब्दुल वाहिद साहब। ये है जी, सूरत हाल ये है कि जंग बंद होनी चाहिए क्योंकि तबाही दोनों तरफ है, और उसके लिए जो है ईरान ने फिर जो है दुनिया को एक तरह से मार्गदर्शन किया है। ईरानियन प्रेसिडेंट का जो बयान आया है कि भाई हम जो है जंग बंद करने के लिए, ऐसा नहीं कि हम जो है जंग बंद करना नहीं चाहते, हम भी चाहते हैं कि डायलॉग पे हो, लोग आए, बातचीत हो, लेकिन हमारी शराइत ये होगी, ये सब नहीं कि भाई बातचीत हो, बमबारी हो जाए, ये सब हो जाए। तो ईरान जो है शुरू से ही देखिए एक सिविलाइज्ड कंट्री का जो मोटिव होना चाहिए, जो रवैया होना चाहिए, ईरान का शुरू से ही रहा है। लेकिन ईरान का जो है सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि उसका पाला पड़ा ऐसे लोगों से जो लोग इंसानियत में यकीन ही नहीं रखते, जो सिविलाइजेशन को मानते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे त्रासदी ये है कि भई एक कंट्री सिविलाइज्ड तो है, लेकिन क्या सामने वाला भी सिविलाइज्ड है? तो वो सामने वाला नहीं है, उसके दूसरे मकासद हैं। लेकिन ईरान ने आश्चर्यचकित ज़रूर किया है, और ईरान अब सिर्फ रीजनल पावर नहीं रहा, अब एक ग्लोबल प्लेयर है। और दूसरी बात ये है कि अब जो ममालिक, अब उनको डिसाइड करना पड़ेगा। मुस्तफा साहब ने बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया है कि भाई आपको अमेरिका और इसराइल से अगर ताल्लुकात रखने हैं और ईरान से भी, तो फिर आपको अपना गरेबान झांक लेना चाहिए कि आप सच के साथ हैं, या आप एपिस्टीन फाइल वालों के साथ, या फिर आप इंसानियत वाले और सिविलाइज्ड लोगों के साथ हैं। तो सही बात यह है कि अब वो भी एक लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि हुर्मुज़ वगैरह और इस पे जो है ईरान ने बहुत टेक्निकल जो है ये सब जो है ग्रिप बना करके दुनिया पे ये वाज़ेह कर दिया है कि चीज़ें क्या होती हैं, सिनेरियो कैसे बनता है। अभी जो है अ अ अ, फिरोज़ बख्त साहब ने पाकिस्तान के बारे में बोला कि भई पाकिस्तान ये चाहता है। पाकिस्तान की इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि अपने वारशिप को आबनाए हुर्मुज़ के आस-पास ले जाए। कल की बात है वो लेकर के गया था, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वहाँ माइन्स ईरान ने बिछा रखी हैं। वो आगे बढ़ेगा जब अमेरिका का जो है, आप समझ लीजिए कि अब्राहम लिंकन वहाँ से भाग भाग खड़ा हुआ, तो क्या पाकिस्तान या फिर किसी और की कोई हैसियत है वहाँ पे? तो ये बिल्कुल एक तरह से मीडिया हाइप क्रिएट किया जा रहा है। ये जो है आपस में लड़ाने की कोशिश है, साजिश है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। अब ईरान उन्हें ही अलाउ करेगा जो लोग जो है बिल्कुल छान-फटक के बाद। और दूसरी बात ये कि जो इस तरह की बातें आ रही हैं, अभी तक एक वन वे ट्रैफिक का वो था, तो बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की अपने जो है ईरानियन काउंटर पार्ट से बातचीत हुई है, लेकिन इसराइल वगैरह के इशू पे कुछ ईरान के रिजर्वेशंस हैं भारत के साथ। तो इस पर भी जो है वो सब है, और जाहिर सी बात है कि हमने बहुत सारी डेवलपमेंट देखी यहाँ पे। तो ये एक मेजर रीजन होगा कि जिसकी वजह से इंडिया को पैसे जो है फ्री ईरान नहीं दे पा रहा है। तो उस पर जो है वो शायद कुछ क्लेरिफिकेशन उसको इंडियन गवर्नमेंट से चाहिए होगा, और वो उसके कंसर्न हैं और उसके जो है अपने वो हैं। जी देखिए, ये ऐसा है वाइस साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ईरान, ये जो अब आपने देखा कि हिंदुस्तान के जो तेल के जहाज थे उनको आने की इजाजत दे दी इसने आपके ईरान ने, कि जिस जहाज के ऊपर हिंदुस्तान का झंडा लगा हुआ है उसको कोई नुकसान ना पहुंचा, उसको आने दिया जाए। और गालिबन इसमें पाकिस्तान के जहाज भी शामिल हैं और एक आध मुल्क के और हैं। तो ये हमें तारीफ करनी पड़ेगी कि एक बहुत वसीउन नज़्र जो है ख्याल जो है ईरान ने जाहिर किया, और बावजूद इसके कि जो हादसात ईरान में हुए और हमारी हुकूमत का जो भी उसके ताल्लुक से जो पॉइंट ऑफ व्यू रहा, उससे कुछ लोगों को जो है आप मतलब नाउमीदी जरूर हुई। हम ये उम्मीद करते थे कि हमारे अजीज दोस्त और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पहले ही दिन, यानी ये जो शोक संदेश था खामिनाई साहब की शहादत का, पहले ही दिन उसको भी बोलते, उस पर भी कुछ बोलते, शोक संदेश देते। और जो 165 बच्चियां जो शहीद हुई हैं, उनको मारा गया है, छोटी छोटी बच्चियां थी प्राइमरी स्कूल की, उन पर भी वो जरूर कुछ ना कुछ बात करते। चाहे वो जो ईरान के जहाज को डुबोया है, हालांकि उस पर भी बात होनी चाहिए थी,
कोई बात नहीं, लेकिन इन दोनों चीजों की जो उनके जानिब से, भारतीय सरकार की जानिब से नहीं हुई, वो थोड़ी खलिश है। और खास तौर से जो मुस्लिम कम्युनिटी है, आज मुस्लिम कम्युनिटी में कोई फर्क नहीं रह गया, ना कोई शिया है ना कोई सुन्नी है। और बड़ी खुशी की बात है, हमने एर्दोगान साहब की जानिब से भी हमने ये बात सुनी। अब चाहे वो बज़ाहिर ही हो, अंदर दिल में हो या नहीं हो, लेकिन जब इतना बड़ा आदमी इतनी बड़ी पोजीशन से बोलता है, चाहे चाहे उसका जो जो उस बात का जो बात कही गई है, नस्बुलैन उसका कुछ भी हो। देखिए, यहाँ किसी को नहीं बख्शा जाता, यहाँ लोगों ने नबियों को नहीं बख्शा, तो एर्दोगान साहब क्या जो है क्या उस औकात रखते हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बात उन्होंने से भी कही है कि वो समझ रहे हैं कि ईरान कहीं ना कहीं कमजोर है। इस वक्त ईरान नंबर 1 माना जाता है मुस्लिम ममालिक में, एक तरह का बादशाह है वो। और सऊदी अरब का ऐसा मामला है नहीं, पाकिस्तान तो कहीं से कहीं तक नहीं है, ईरान ही था। तो सोच रहे हैं कि शायद वो उसकी जगह ले लेंगे। ये खैर ये एक मतलब मैं इन चीजों में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ तारीफ जरूर करूंगा एर्दोगान साहब की कि उन्होंने एक अच्छा ख्याल जाहिर किया है कि अब ये वक्त है कि हम फिरकों में ना बटें। हम जो है हम एक ही हैं, हम सब अल्लाह के नाम लेवा हैं, ना हम शिया हैं ना सुन्नी हैं, हम मुसलमान हैं। और हमें बांटने की कोई जो कोशिश करता है, उसका उसको उसको जो है ये समझिए कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। और ये आज खुशी की बात है कि अब उस तरह हालांकि बहुत बड़ी कुर्बानी ईरान को देनी पड़ी है अपने सुप्रीम लीडर की, उनकी शहादत जो है वो देनी पड़ी है, और बेतहाशा नुकसान उठाना पड़ रहा है ईरान में। लेकिन इसका एक देखिए, हर चीज में कहीं जहाँ ज़हमत होती है, कुछ नेमत का पहलू भी होता है। अल्लाह का उसूल इसी तरह से है कि इसमें यह है कि मुस्लिम कम्युनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड एक हो गई है। और हम इसको इस अंदाज से भी देख सकते हैं कि जो अमेरिकन बेसिस पे जो इसके मिसाइल जा रहे हैं ईरान के, तो ये लोग भी मतलब जो अरब ममालिक हैं, कहीं ना कहीं ये कह सकते थे कि हम हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, हमें नुकसान पहुंच रहा है, चलो हम सब मिलके ईरान के ऊपर हमला करें। ऐसा नहीं है। ये मेरे ख्याल से ये भी इत्तेहाद का एक पहलू है, क्योंकि अंदर से तो जो जो इसराइल का जो जुल्म हो रहा है, और अमेरिका की जो दादागिरी और हिटलरवाद और जो चौधराहट है, इतने दिनों से देख रहे हैं, अंदर से तो सब फूके हुए हैं, सब बहुत ज्यादा मतलब उनके दिल दुखे हैं, बावजूद इसके कि अपनी खाल को बचाने के लिए वो इनसे ईरान से और अमेरिका से तिजारत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अंदरूनी हाल तो यही होगा कि वो ईमानदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, इसराइल को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ठीक है, जो जुल्म इसराइल ने अरब ममालिक के साथ किया है वो ठीक है, तरह तरह के सबके अपने जो है अपने मामलात को हर आदमी अपने जो है फायदे के नजरिए से देखता है। ठीक है, हिंदुस्तान को भी कोई फायदा नजर आया होगा कि जंग से 2 दिन पहले जो है वो जाकर के नेतन्याहू साहब से मिला है। हो सकता है कुछ फायदा इसमें हिंदुस्तान का हो, बज़ाहिर तो मुझे नजर नहीं आ रहा। तो मेरी एक आदत है, मैं लाग लपेट नहीं करता। अगर मैं सपोर्ट करता हूँ वजीर आजम को, खुले दिल से बबांगे दहल उनको सपोर्ट करता हूँ। लेकिन ये चीज जो थी कि जो खामिनाई साहब की शहादत पे उनको पहले ही दिन इजहार ख्याल करना चाहिए था। 165 बच्चियों की जो स्कूल में जो शहादत हुई, उस पर भी इजहार ख्याल करना चाहिए था। बावजूद इसके कि लोग कहते हैं भाई ये देखो जियो पॉलिटिक्स मामला है, ये फॉरेन पॉलिसी का मामला है। अरे एक इतना बड़ा एक जो ना हिंदू मुस्लिम से उठकर वो इतना बड़ा मजहबी पेशवा था, उसको इस तरीके से शहीद कर दिया गया। तो ये चीजें दिल पे हमारे लिखी हुई हैं। लेकिन बावजूद इसके हम ईरान की वसी और नजदी की तारीफ करते हैं। हम इस वक्त हिंदुस्तान की भी तारीफ करते हैं कि उन्होंने भी अब ये अल्फाज की तरफ से आए हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव है फॉरेन मिनिस्ट्री के, कि ईरान से हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं और हम ईरान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे तेल के जहाजों को छोड़ा। तो मैं चाहता हूँ तेल के जहाज तो सभी के छूटे और ये जंग फौरन से फौरन बंद हो। और जो भी इसमें शराइत हैं ईरान की, कुछ शराइत ईरान की ली जाएं और
इसमें तमाम जो अरब ममालिक हैं उनको भी शामिल किया जाए, और इसराइल और अमेरिका या जो भी जिसको समझते हैं, फ्रांस वगैरह, ये सब सर जोड़ के बैठें। सबसे पहले कहें, इससे पहले कि शराइत हो, पहले मतलब जैसे बिल्कुल क्या आप बोलते हैं वो, गन डाउन, या बिल्कुल बंदूकें रख दी जाएं, और इस तरह का सीज फायर दोनों तरफ से हो, उसके बाद फिर बातचीत की जाए। और मेरे ख्याल से अगर इस तरह का कुछ मामला होता है, हम तो देखिए इज़हार ख्याल कर सकते हैं, हम तो मतलब किसी गद्दी पे नहीं है, किसी पोजीशन में नहीं है, लेकिन हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि इस बात का अल्लाह ने ज़रूर जो है तौफीक दी है कि हम पीस की बात, हम जो है अमन की बात और हक की बात जो हमेशा से करते चले आ रहे हैं, और आज भी हम करेंगे। हम आज अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, मुल्क की पॉलिसीज के साथ खड़े हैं, लेकिन जैसे ईरान के साथ कुछ हुआ है, तो हमें अपने मुल्क से ये भी उम्मीद है कि वो ईरान के साथ जिस तरीके से भी खड़ा हो, लेकिन हक की और सच्चाई की बिना पर वो अपने फैसले करे ईरान को लेकर। जी मुमताज साहब। बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि यही दुआ है। जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने, नसीरुद्दीन साहब ने कहा है कि ईरान की 41वीं वेव में इसराइल के ड्रोन डिपो को उड़ा दिया गया है। ड्रोन डिपो पे हमला किया गया है यहाँ पे, ये आखिरी खबर। और इसके अलावा ये बहुत बड़ा हमला है जो किया गया था ईरान की तरफ से, और ड्रोन जो फैक्ट्री थी उसको उड़ा दिया गया। यहाँ जो डिपो था ड्रोन का, उसे उड़ा दिया गया। इसके साथ साथ यहाँ पे जयदीप साहब ने कहा है कि इजरायली ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी, उन्होंने कहा है लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन का दायरा बढ़ाने के लिए गौर किया जा रहा है, जो कि एक हफ्ते में शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ हिब्रू मीडिया, नेतन्याहू के करीबी ने बताया कि इजरायली आर्मी लितानी रिवर पर कंट्रोल करेगी। यहाँ पे ये आप देखिए, ये खबर आ गई है यहाँ पे। तो बहरहाल ये अब तक की खबर है, और आज एडवोकेट राशिद रिजवी साहब नहीं आ पाए हैं क्योंकि शब कद्र भी है। और वो मैं भी अभी जो आज हमारे शब कद्र है वो करके आ गया था, और मैंने कहा कि मैं फिर करके, और फिर जो नमाज होती है पूरी रात और दुआएं, वो फिर मैं अभी जा करके करूंगा। तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ लाए अब्दुल वाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मोहसिन जो है, हमारे चेयरमैन एमएमसी न्यूज इंडिया के, फिरोज बख्त अहमद साहब, और तमाम लोगों का शुक्रिया कि जो हमसे जुड़े हुए थे। आज फिलहाल इतना ही, फिर अगर कोई अपडेट होगी तो मैं दूंगा। और मैं एमएमसी न्यूज इंडिया पे कुछ स्टोरीज भी करता हूं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर विजिट करें एमएमसी न्यूज इंडिया पे, और ज्वाइन भी करें, हमें शेयर भी करें। और हमारी जो स्टोरीज हमने फुल फ्लेज जो स्टोरीज की हैं स्पेशल, तो वहां हमें अलग तरीके से आप देखेंगे। जी जी, जी, बस वो एक सिर्फ चंद सेकंड की मैं दुआ करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तहे दिल से डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझ जैसी नाचीज को, बिल्कुल मेरे जैसे नाअहल शख्स को आपने एमएमसी का जो है जिम्मेदारी दी है चेयरमैन बनने की। आप जिम्मेदारी नहीं भी देते तब भी मैं अब यही मतलब ये समझता अपने को मैं इसका चेयरमैन हूँ। वो एक आपने उसमें मोहर लगा दी, वो अलग चीज है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही मैं दुआ ये करता हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स हैं, मुमताज साहब हैं, वाहिद साहब हैं, राशिद साहब शायद कहीं दुआ में मसरूफ होंगे, और तमाम हमारे सामाईन जितने भी हैं, बस यही दुआ है कि आज की जो शब कद्र है, इसमें हम सब लोग यही दुआ करें कि जंग जल्द से जल्द रुके, और ईरान जो है जो सच के रास्ते पे है, अपनी बका के लिए वो एक जिहाद कर रहा है, जंग कर रहा है। अल्लाह गैब से उसकी मदद करे, और जो लोग जालिम हैं उनको उनके जुल्म की सजा दे। जी डॉक्टर मुमताज। जी बिल्कुल, और शुक्रिया कि आपने हमारी पेशकश को कबूल किया, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सरपरस्ती में इंशाल्लाह हम एमएमसी को और वो करेंगे। और यहाँ पे राशिद रिजवी साहब ने
बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जो लिखा है कि इजराइल अमेरिका का मकसद ईरान में सत्ता परिवर्तन का कारण फिलिस्तीन पर पूरी तरह से कब्जा करना था। ये ओमान के विदेश मंत्री ने कहा है, ओमान के विदेश मंत्री का ये बयान है। तो आप सोचिए कि लोग जिस तरह से साथ खड़े हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं ये मिडिल ईस्ट का नक्शा नहीं बदल रहा है, बल्कि मिडिल ईस्ट का नजरिया भी बदल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। शब खैर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। और आप सब ये माह रमजान के बाबरकत ये आखिरी अशरे में हमें जरूर दुआओं में याद रखें। दुआ करें अल्लाह ताला से कि बहरहाल हम सब के जो गुनाह हैं वो सब माफ किए जाएं। किसी का दिल दुखा है तो अल्लाह ताला जो है हमारे अंदर वो कुव्वत, वो हौसला पैदा करे कि हम अपनी गलती का इजाला कर सकें और अपनी गलती का एतराफ कर सकें, क्योंकि गलती का एतराफ कामयाबी की पहली मंजिल है। और जो गलती का एतराफ कर ले वो आदम, जो गलती का एतराफ न करे वो इब्लीस। ये मेरा जुमला है। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। शब खैर।